हर पल, हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई? देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती? बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। बीजेपी के दिग्गज नेता है, आरएसएस में कई अहम पदों पर रहे हैं और इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और दिल्ली के प्रभारी भी हैं और उत्तराखंड का भी प्रभार उनके पास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्याम शंकर लाल जाजू जी का। आपका स्वागत है साधना प्राइम न्यूज में। जी, मेरा सबसे पहला सवाल जाजू जी आपसे ये है कि आपने एक अरसा जो गुजारा है वो आरएसएस में गुजारा, कई अलग अलग पदों पर रहे, कई जिम्मेदारियां आपने निभाई, फिर बीजेपी ने आपको यहां तक इस दर्जे तक पहुंचाया, तो किसके ज्यादा आप करीब हैं, बीजेपी के या आरएसएस के? मैं बाल्यकाल से आरएसएस से जुड़ा रहा जी। 74 से 86 12 साल मैंने स्टूडेंट यूनियन का काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। जी। उसी टाइम गुवाहाटी में जो इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व मैंने किया था। जी। 86 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, महाराष्ट्र में मेरा कार्यक्षेत्र रहा। जी। वहां अलग अलग पदों का निर्वहन करते हुए 2000 में मैं मेरे जिले का अध्यक्ष था। जी। और उसके बाद जब अटल जी की सरकार थी केंद्र में, जी, तो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का काम देखने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया। जी। और 2000 से मैं दिल्ली में मेरा कार्यक्षेत्र रहा। 2000 से 2011 तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय प्रभारी के रूप में मैंने दायित्व निभाया। जी। उसके बाद पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। जी। और आज 2 प्रदेशों का प्रभारी हूं। उससे पहले भी आपके पास दूसरे प्रदेश थे, पंजाब, बाकी दूसरे प्रदेश भी थे। आज खास करके उत्तराखंड और दिल्ली आपके पास है। उत्तराखंड में 2017 में चुनाव होने वाले हैं और अभी उत्तराखंड में आपका जो अध्यक्ष है वो चुना नहीं गया है। क्या लगता है कि जो आपसी कलह है या गुटबाजी है उसके चलते नहीं चुना जा रहा या कोई और वजह है? इसके पहले मेरे पास हिमाचल का प्रभार रहा, पंजाब का रहा। जी। अब उत्तराखंड और दिल्ली में देखा हूं। जी। भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है। जी। हर 3 साल से यहाँ पर हम नए पदाधिकारी चुनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे चुनाव होते हैं। जी। वो हमारा क्रम पूरे देश का चल रहा है। जी। उत्तराखंड में हमारे सभी मंडलों के अध्यक्षों के चुनाव हो गए। जी। जिलों के अध्यक्षों के हो गए। जी। अब प्रदेश का चुनाव बाकी है। जी। आने वाले 5-7-8 दिनों में प्रदेश का भी चुनाव पूरा हो जाएगा। 5-8 दिनों में आप कह रहे हैं कि प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो चुन लिया जाएगा और तय कर दिया जाएगा कौन है। 2017 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। जाजू साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से जिस शक्ल को लेकर के, जिस फॉर्मूले को लेकर के आप दिल्ली में चुनाव लड़े थे उस फॉर्मूले पर जाएंगे चुनाव में, या जिस फॉर्मूले को लेकर के आप बिहार में चुनाव लड़े थे उस फॉर्मूले पर जाएंगे, या कोई और विकल्प होगा, कोई नया फॉर्मूला होगा? क्या रणनीति होगी 2017 के उत्तराखंड के चुनाव में? बाकी पूरे देश की और उत्तराखंड के अलग अलग स्थितियां हैं। जी। उत्तराखंड ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्मित किया हुआ प्रदेश है। जी। उत्तराखंड इमोशन से हम जुड़े हुए हैं। जी। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जो 3 राज्यों की घोषणा की थी उसमें एक झारखंड था, एक छत्तीसगढ़ था और एक उत्तराखंड था। जी। उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है। जी। पूरे देश के लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए वहां टूरिज्म पर उत्तरांचल चलता है। जी। एक पहाड़ी प्रदेश होने के नाते उसका विकास होना चाहिए, यह हमारा सपना था। और वहां जब राज करते थे तब भी हमने उसको ठीक करने की कोशिश की थी। जी। तो उत्तराखंड ये ऐसा प्रदेश है कि हर चप्पे चप्पे में हमारा काम है। जी। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां हमारे लोग नहीं है। जी। ऐसे उत्तराखंड में आज जी
सभी के सभी सांसद हमारे हैं, उत्तराखंड के सभी मेयर्स हमारे हैं जी। और जब चुनाव हुआ था तब तो 28-30 विधायक भी हमारे थे जी। तो नेक टू नेक चलने वाली इस प्रकार की वहां पार्टी है, हम वहां स्ट्रांग रहे जी। तो मुझे नहीं लगता कि 2017 के चुनाव में हमें कोई बहुत ज्यादा वहां दिक्कत है जी। निश्चित रूप से आज जो उत्तराखंड की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में वहां पर सत्ता में आएगी और वहां के लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करके आप ये नहीं मानते वहां पर किसी भी तरीके से पार्टी जो है अंतर्कलह से जूझ रही है? आपके जो 5 सांसद हैं, 5 सांसद में 3 जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो क्या लगता है कि जब सत्ता का ये समीकरण शुरू होगा, ये सत्ता का ये जो सफर शुरू होगा, वो सफर क्या आपके लिए आसान होगा? ये तय करना आसान होगा कि आप किसको मुख्यमंत्री की शक्ल में रखेंगे या किसको सेकंड नंबर पे रखेंगे? किस दिशा में आप जाएंगे? हर प्रदेश की चुनाव की अलग अलग स्थिति होती है जी। और भारतीय जनता पार्टी तो केडर पार्टी है। हमारे यहाँ नेता ओरिएंटेड नेता तो चुनाव के लिए आवश्यक होता है जी जी जी। पर नेता के बगैर भी हम चुनाव जीत सकते हैं। ये हमने महाराष्ट्र में सिद्ध किया है, जी। हरियाणा में सिद्ध किया है, जी। जम्मू कश्मीर में किया है, जी। झारखंड में किया है कि जहां हमने नेता पहले घोषणा नहीं किया था। जी। तो इसलिए हर प्रदेश के चुनाव का आकलन करके वहां की स्थितियों के मुताबिक हम उसका निर्णय लेते हैं। पर हमारा केडर अभी जिस प्रकार से हम बांध रहे हैं, जहां वहां पर हमें जिस प्रकार की मेंबरशिप का प्रतिशत मिला है जी, तो निश्चित रूप से हमें कोई उत्तराखंड में सत्ता में आने के लिए कोई नेताओं की कमी नहीं है। जी। बहुत अच्छे प्रबल सक्षम नेता हमारे पास। जी, आपके पास पार्टी में वाकई सक्षम नेता है, थंबिंग मेजोरिटी से आप केंद्र में आए, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की लहर थी, सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, वो एकदम अब लेट डाउन होने लगा। आप दिल्ली के चुनाव को देखें, आप बिहार के चुनाव को देखें, आप अभी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें देखें, क्या वजह आपको लगती है कि आखिर जो ग्राफ जो है नीचे क्यों आ रहा है? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ जी, उसमें महाराष्ट्र था। जी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें लेकर शिवसेना से गठबंधन ना होते हुए जी, हमने बहुत ज्यादा अच्छी सीटें ली। जी, जम्मू कश्मीर में भी को लोगों ने सोचा नहीं होगा कि वहां की सत्ता में हम कभी शेयर कर सके, जी, वहां हम आए। जी, झारखंड में प्योर मेजोरिटी हमारे पार्टी को मिली, वहां भी हम सत्ता में आए। हरियाणा में हम 447 हो गए। तो ये अप्रत्याशित जीत हमने हासिल की। बिल्कुल। अपवादात्मक चुनाव दिल्ली का रहा। जी, दिल्ली में सभी अपोजिशन पार्टियों ने इकट्ठा करके, दिल्ली में कांग्रेस में वीक नहीं थी जी, पर कांग्रेस ने बीजेपी का रथ रोकने के लिए जो खुद को सरेंडर किया और सब इकट्ठा आकर मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश की। कई पैमाने में वो सफल हुए। जी। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में आज भी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी हमारी पार्टी रही है। जी, और वहां के इश्यूज अलग थे। जी, वहां जिस प्रकार का हमने गठबंधन किया और गठबंधन से जिस प्रकार की अपेक्षा थी उसमें हमें यश मिला। जी। पर जहां तक बिहार की भी स्थिति है, आज तक जितने वोट हमें मिले उससे ज्यादा वोट हमने पाए। लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए जज साहब, इससे कोई आप अलग नहीं जा सकते। ठीक है, वोट प्रतिशत आपको मिला, लेकिन सरकार आपकी बंद थी। ये बिल्कुल मानने वाली बात थी कि मोदी जी का ग्राफ और बीजेपी का ग्राफ और उसका असर पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से आने वाले चुनावों में ज्यादा पॉजिटिव पड़ता, ज्यादा असरदार पड़ता। क्या ऐसे बिंदु है, कौन से ऐसे पहलू रहे जहां पर फेल्यूर हो गया? बिहार चुनाव में जिस प्रकार का वोटिंग पोलराइज हुआ, जी, उसका स्वाभाविक परिणाम हमारे जीतने और ना जीतने में हुआ है। जी, वहां अगर आप पब्लिक मीटिंग की संख्या देखेंगे तो सबसे ज्यादा वहां रिस्पांस मोदी जी की सभाओं का था। जी, सबसे ज्यादा लोगों में भी आकर्षण मोदी जी ने जिस प्रकार का वहां पैकेज दिया था उसकी चर्चा थी। बतौर पीएम जो उन्होंने जितनी रैलियां की वो रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने किया नहीं। वो सारी बातें सामने हैं। मैं वो जानना चाह रहा हूँ, जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर चूक कहां पर हो गई? बिहार की स्थितियों को अगर देखा तो बिहार में सबसे ज्यादा जातीयवाद है, ये कोई नकार नहीं सकता। जी, हमने इस बार का चुनाव विकास के एजेंडे पे लाने की कोशिश की, कुछ पैमाने में हम सफल भी रहे। चर्चा तो विकास की रही, पर वोटिंग का पैटर्न जिस प्रकार का रहा उसमें नीतीश जी के नेतृत्व का गठबंधन ज्यादा सक्सेस रहा। पर केवल एक प्रदेश का इस प्रकार का रिजल्ट देखकर प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता, मोदी जी का ग्राफ, इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी का ही नाम आता है और मोदी जी का विकास का एजेंडा रफ्तार से देश में आगे बढ़ रहा है। जादू जी ने उत्तराखंड में एक सीडी की बात की थी कि सीडी मेरे पास है, इसका मैं खुलासा करूंगा, सही वक्त आए तो उसका खुलासा करूंगा। क्या बात है जादू जी, अब
सरकार आ चुकी है, सब कुछ आपके हाथ में, चुनाव सामने है, क्या 2017 के चुनाव से ठीक पहले उसका खुलासा करेंगे या अभी उसका वक्त नहीं आया? किस चीज का इंतजार है? एक एजीओ के माध्यम से जो सीडी प्रस्तुत की गई, दिल्ली में भी की, देहरादून में भी की जी, पूरे देश के मीडिया ने देश को पूरी बताई जी, और उससे बहुत स्पष्ट होता है जी, कि उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य जी, जिसका विकास पूरा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, जी, केंद्र की मदद पर डिपेंडेंट है, वहां किस प्रकार का घपला हुआ है, जी, किस प्रकार का आपदा पुनर्वसन के लिए जो पैसा गया उसका यूटिलाइज कैसे हुआ, जी, किस प्रकार की डील वहां पर शराब के विषय में हो रही है, जी, मंडी समिति का कैसे दुरुपयोग हुआ, ये सब बातें लोगों के सामने है। जी, अब उसका इंक्वायरी करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम था, जी, पर एक छोटे अधिकारी को जो अपने अंडर काम करने वाले एक सचिव को उसका दायित्व देकर जी, अपने को क्लीन चिट लेने का काम वहां के मुख्यमंत्री ने किया है। जी। लेकिन आपके 5 सांसद है, जनता जानती है, आपके 5 सांसद है, अगर आप उस खुलासे को करें, वहां के प्रदेश की जनता के हित की बात करें और उस चीजों को लेकर के सामने आए, तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि केंद्र में आप बैठे हैं, सांसद 5 आपके वहां पर मौजूद है, जिन वो तीनों के जिसमें से 3 बड़े दिग्गज हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो आखिर किस चीज की जो देर हो रही है, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जिस करोड़ों रुपए की डील की उसमें चर्चा है, कुछ पैसा लिया गया, कुछ आगे आने की कमिटमेंट थी, ये सब बातें लोगों के सामने हैं जी। अब वो न्यायिक उसकी प्रक्रिया शुरू होना, स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं करता है तो केंद्र ने उसमें ध्यान देना, सीबीआई को ये 100 पैसा हमने कहा था जी, पर अगर वो खुद निर्दोष होते तो वो हिम्मत कर सकते थे जी, पर हरीश रावत जी ने वो किया नहीं जी, और अपने ही अधिकारियों के माध्यम से खुद को क्लीन चिट लेकर, देखो ये सीडी बनावट है, सीडी गड़बड़ है, अगर सीडी फर्जी होती तो उनको हमारे पर केस करने का रास्ता खुला था जी। वो कुछ ना करके केवल सीडी गलत है, सीडी ठीक नहीं है ऐसा कह के वो खुद को क्लीन चिट सर्टिफिकेट ले नहीं सकते जी। उत्तराखंड की जनता के मन में परसेप्शन ठीक हो गया है तैयार, ये सरकार के बारे में बड़ी निराशा, हताशा जनता में है, वहां विकास के काम कुछ हो नहीं रहे, पहाड़ों से लोगों का पलायन हो रहा है, रोजगार कोई बढ़ नहीं रहा है, नई इंडस्ट्री वहां पर जा नहीं रही है, ये सब बातें उत्तराखंड की जनता के ध्यान में है और आने वाले चुनाव में लोग इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है, वहां के जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि ये सही नहीं हो रहा, वो उस मामले को लेकर के हरीश रावत को, उनकी सरकार को घेरते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जो है उसकी सराहना करती है, तारीफ करती हैं, तो आखिर ये 2 स्टेटमेंट एक ही पार्टी से कैसे, आप किसको सही मानते हैं? प्रदेश के जो लोग मौजूद हैं, जो नेता हैं, उनके स्टेटमेंट को, या जो केंद्र में मंत्री बैठी उमा भारती उनके स्टेटमेंट को? केदारनाथ पुनर्वसन के लिए केंद्र ने पैसा भेजा जी, पूरे देश ने चैरिटी का पैसा भेजा जी, और आज भी केदारनाथ की अवस्था कैसे है, रास्ते कैसे है, लोगों के जाने वाले यात्रियों की संख्या में क्यों कमी आई है, ये पूरा देश जानता है जी। जहां तक उमा जी का सवाल है, उमा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, नमामि गंगे का काम जो उमा जी के नेतृत्व में उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से शुरू है, स्वाभाविक रूप से गंगा का बहुत बड़ा मेजर पार्ट उत्तराखंड से शुरू होता है, तो नमामि गंगे का काम सरकार की मदद से ठीक चल रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसा कोई भी केंद्र की योजना में राज्य सरकार को तो मदद करनी चाहिए और गंगा का विषय इतना सीरियसली पहले बार आजादी के बाद इस देश में लिया है, उसके लिए फंड का प्रावधान किया है और वो काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जहां तक राज्य सरकार का परफॉर्मेंस है उस विषय में उनका कुछ कहना नहीं है। अभी क्योंकि दिल्ली के प्रभारी भी हैं जाजू जी, और दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं पहले भी हुई हैं और आज भी लगातार हो रही हैं, बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली में कैसे, कब और क्या क्या होगा। फिलहाल लेते एक ब्रेक। प्राइम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2015 चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती, बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर।
श्यामजाव जी, दिल्ली का आपके पास प्रभार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली और केंद्र में जिस तरीके का तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है। तो दिल्ली में अब सरकार कैसे चल पाए, दिल्ली की जनता को सुकून कैसे मिल पाए, महिलाओं को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, इस पर अभी तक सिर्फ बातें होती रही हैं खूब सारी। निर्भया कांड की 3 साल की बरसी कल हुई, लेकिन अभी तक सुरक्षित नहीं है महिलाएं। अभी तक वो जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी नहीं आई है। तो ऐसे कौन से काम करने की जरूरत है ताकि महिलाएं देश की राजधानी में अपने आप को सुरक्षित और महफूज समझें? ये बात सही है कि दिल्ली की तीनों एमसीडी हमारी है जी सभी के सभी सांसद हमारे हैं जी दिल्ली कैंटोनमेंट में हम जीते हैं जी पर अपवादात्मक दिल्ली में राज आप पार्टी को लोगों ने ये दिया है जी और आप पार्टी की सरकार है जी पर ये कोई देश के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। जी जब मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जी शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो केंद्र में अटल जी की सरकार थी। जी तो ये ऐसे होते रहा है जी कि दिल्ली स्टेट में अलग सरकार, केंद्र में अलग सरकार, जी सरकारें चलिए, दिल्ली का विकास होते रहा है। जी दिल्ली एक कैपिटल प्लेस है जी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में होता है। तो दिल्ली को चलाने वाले को बड़ा मन रख के जी दिल्ली का जिस प्रकार का एक विशाल रूप है, पूरा देश और इंटरनेशनल उसका एक स्थान है, महत्व है, उस हिसाब से दिल्ली को चलाना चाहिए। जी दुर्दैव से पहली बार जो सत्ता में आए हैं, जो मूवमेंट से सत्ता में आए, जिनको राज चलाने का अनुभव नहीं है, ऐसे लोग दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आज अगर आप दिल्ली में 1-1.5 साल का कार्यकाल देखेंगे तो दिल्ली की जनता निराश है, दिल्ली की जनता फ्रस्ट्रेटेड है कि यार जिस विषयों को लेकर इस पार्टी को हमने जिताया था वो पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही, खुद को प्रस्तुत नहीं कर पा रही और हर विषय में फॉल्ट फाइंडिंग रोल करके केवल दोषारोप मोदी जी और केंद्र सरकार पर देकर अपनी बातें रखना, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति करना, इससे दिल्ली का विकास ठप हो गया है। दिल्ली की जनता इंतजार में है कि इससे कैसे रास्ता मिले। आपका इशारा जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ है, लेकिन उनका ये कहना है कि पुलिस हमारे पास है नहीं, तो हम सुरक्षा कहाँ से मुहैया कराएं? पुलिस हमारे साथ कॉपरेट नहीं करती, सीबीआई हमारे साथ कॉपरेट नहीं करती, बल्कि सीबीआई जो है वो केंद्र के तोते के रूप में काम कर रही है, वो हमारे पीछे लगी है, हमें डराया जा रहा है, तो हम काम कैसे करेंगे? आज तक भी कोई दिल्ली सरकार के पास कभी पुलिस थी नहीं कि जैसे कि पिछले सरकारों के पास थी और इनके हाथ से निकाली गई। दिल्ली सरकार के पास जो विषय है, हेल्थ उनके पास है, एजुकेशन उनके पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, पानी उनके पास है, जो विषय उनके पास है उसके बारे में परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। कितने स्कूल नए निकलने वाले थे, कितने कॉलेज नए निकलने वाले थे, एक भी बोरा सीमेंट कहीं कोई झुग्गी झोपड़ी में लगा नहीं है। तो केवल घोषणाओं की सरकार, ऐसी ये सरकार रही है। जो सरकार आज तक जिन्होंने विक्रम प्रस्ताव किया, 525 करोड़ रुपया खुद के मीडिया पब्लिसिटी के लिए जिन्होंने प्रावधान किया, जो दिल्ली सरकार के पास विधवाओं को देने के लिए पेंशन पैसा नहीं है, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा नहीं है, डिसेबल लोगों के लिए देने के लिए पैसा नहीं है, और वो सरकार ने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी बड़ी वृद्धि हुई नहीं। अपने तो पेमेंट बढ़ा दी है, खुद का पेमेंट दिल्ली का सीएम आज प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पेमेंट ले रहा है, लेकिन उसका तो आपने भी साथ दिया, आप भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं। हमने पूरा उसका विरोध किया। आज तक देश में कोई भी एमएलए इतने पैसा नहीं ले रहा, इस प्रकार की सुविधा ये ले रहे हैं, और खुद हाउस में बोल रहे हैं इतनी लूज कमेंट कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने 1,60,000 रुपए पेमेंट लेना ठीक नहीं है, उनको 7-8 लाख रुपए लेना चाहिए, और ये कह के खुद के 2,10,000 का जस्टिफिकेशन करने वाले मुख्यमंत्री। वो तो कहते हैं ऐसे करेंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा, हम काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, हमारे जो मंत्री हैं वो ठीक से काम कर पाएंगे, उनकी अपनी जरूरतें हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने गिनाई। सत्ता में आने के पहले हम गाड़ी नहीं लेंगे, सत्ता में आने के पहले हम बंगला नहीं लेंगे, हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, और आज जिस प्रकार की भर्ती की है, जिस प्रकार के सेक्रेटरीज के अपॉइंट किया है, जो पोर्टफोलियो बांट लिए है, और सब लोगों को मंत्री पद के सब लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है? ये सब लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों को पागल समझ के इस प्रकार की दिशा भूल कोई कर नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से अब डीडीसीए का मामला आप देखिए बिल्कुल गरमाया हुआ, एक दिन पहले आपने सीबीआई का छापा वहाँ पे उनके प्रधान सचिव के यहाँ पर, दूसरे ही 2 दिन के बाद ही
मामला डीडीसीए के आ जाता है और वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है घेरे में आ जाते हैं। आप पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बिल्कुल आरोपों की बम्बार्डमेंट करती है। उस मामले में सपोर्टिव रोल जो अदा कर रहे हैं, खुद आपके सांसद जो कीर्ति आजाद हैं, क्रिकेटर भी रहे, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा है, वो भी कहते हैं कि वाकई अगर ऐसा कुछ है, जरूर ऐसा जरूर सामने आया होगा। तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा मामला? आपको लगता है कि वाकई अरुण जेटली जी का डीडीसीए के इस मामले में कुछ लेना देना है या बिल्कुल साफ है? सरासर झूठ बोलना ये केजरीवाल जी की पुरानी आदत है जी। उनके प्रधान सचिव पर कोई रेड होती है जी। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री अपने सचिव पर इसी रेड के समय इतने एग्रेसिवली उनको बचाने के लिए आगे नहीं आए। जी। अगर वो रेड में निर्दोष साबित होते हैं, फिर कोई इशू बनाते तो बात अलग है। पहले ही दिन, पहले क्षण से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप करना, सीबीआई को जिस प्रकार से उन्होंने अवहेलना की, प्राइम मिनिस्टर को मनोरुग्ण कहा है, कायर कहा है, और इस प्रकार की बातें करके उनके जो दोष है और जो करप्ट अधिकारी है वो तो बच नहीं पाएगा। लेकिन जाजू साहब, जब आप विपक्ष में बैठे थे तब आप भी कहते थे कि जो कांग्रेस जो है वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, अपने मकसद के लिए उसको यूज कर रही है। आज आप सत्ता में है, आज आप ये कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो मामला है वो सत्ता में होने के बाद कुछ होता है, सत्ता के बाहर आने के बाद कुछ और। लेकिन मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि डीडीसीए वाला जो मामला, इतने सारे आरोप एक साथ लगे हैं, क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर सच्चाई नहीं है तो किन तर्कों और किन तथ्यों के साथ बीजेपी या वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया के सामने या देश की जनता के सामने आके बताएंगे कि ये सब निराधार है? ये तो बात बहुत स्पष्ट है। जब उनके प्रधान सचिव पर रेड होती है तो उसके बैकग्राउंड के आधार पर इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करने के लिए वो आगे आते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, एक भी आरोप में उसमें तथ्य नहीं है। ये सब बातें, ये सब अकाउंट जो उन्होंने पेश किए, ये वेबसाइट पे 2 साल से वहां पर हैं, पब्लिक के डोमेन में ये सब ओपन है। इसमें कोई लुका छिपी का मामला नहीं है और कोई भी करप्शन का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। एक भी स्पेसिफिक आरोप जेटली जी पर इस पे लागू नहीं होता है और इसी प्रकार के दूसरों पर आरोप करके आपके आरोप ढक जाएंगे क्या? जो राजेंद्र, उनके प्रधान सचिव पर इंक्वायरी पहले से हो रही थी, न्यायिक प्रक्रिया थी, संवैधानिक संस्था है, सीबीआई उसी के लिए है। आज तक मोदी जी के कार्यकाल में कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि सीबीआई का कहीं दुरुपयोग हुआ हो। तो केवल उसको निर्दोष साबित होने के पहले ही आप पार्टी को रास्ते पे उतारना, पूरी कैबिनेट को नीचे उतारना, और इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, न्याय प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करना, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं। लेकिन कीर्ति आजाद, उनको तो केजरीवाल ने जाके नहीं समझा दिया, या आप तो कीर्ति आजाद को समझा सकते थे कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है वित्त मंत्री के से लेकर के, तो आप पार्टी फोरम में आइए। वो मीडिया में आके बोलते हैं। कोई भी कीर्ति आजाद हो या और कोई भी देश का नागरिक हो, जिनको कुछ कोई भी मामले के बारे में अपनी रिएक्शन देनी है तो देने का अधिकार है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, किसी भी भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती और आज जिस प्रकार के आरोप किए गए, इसमें कहीं भी जेटली जी का कहीं भी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। अभी 2017 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल अभी है, असम है, पांडिचेरी है, सब जगह ये चुनावी साल है लगातार। बीजेपी किस रणनीति के तहत जाएगी? कितने दावे हैं, कितने वादे हैं कि जिस थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आप केंद्र में आए थे, मोदी लहर थी, क्या लगता है कि वो लहर बरकरार रहेगी और इन राज्यों में होने वाले चुनावों में कमल खिलेगा? आने वाले वर्ष में असम, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, चारों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। असम में एक कई बार अभी तो सभी सांसद हमारे जीते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। वेस्ट बंगाल में भी हमने खाता खोला है, जहां तक आज तक कोई हमारा एमएलए भी है, हम वहां से 2 सांसद भी जीत के आए हैं। तमिलनाडु में भी हमने खाता खोला है, जहां तक आज तक कोई नहीं था, और पांडिचेरी में भी हमारा एमएलए है। ये चारों राज्य ऐसे है कि ये कभी हमारे स्ट्रांग सेंटर नहीं रहे, पर केंद्र में सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार की भूमिका नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में इस सरकार ने ली है, असम के बारे में लिए, और कोई भी प्रदेश से इस सरकार ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। सबका साथ सबका विकास ये नारा देकर सबको साथ लेने की और सबको विकास प्रक्रिया में शामिल करने की
गवर्नमेंट की प्रक्रिया जी। है, उसी लिए नीति आयोग काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो चारों राज्यों में चुनाव होंगे, आज तक जिस प्रकार का हमारा परफॉर्मेंस रहा उससे बेटर परफॉर्मेंस हमारा निश्चित रूप से आपको दिखेगा और जनता उसको अप्रिशिएट करेगी। श्याम जाजू जी आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या करते? मेरे जैसा गांव में काम करने वाला एक छोटा कार्यकर्ता दिल्ली जैसे राजधानी में आके एक केडर पार्टी का, जो देश में विश्व में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, ऐसे पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जी। ये भारतीय जनता पार्टी में ही केवल संभव है जी। क्योंकि ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के क्षमताओं का आकलन कर कर उनको दायित्व देना और उनको नए नए दायित्व देते रहना इस पार्टी की विशेषता है। उस प्रकार से इस पार्टी ने मुझे ये ओहदे तक पहुंचाया है। ये दायित्व का मैं निर्वहन बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी पार्टी मेरे पर सौंपेगी निश्चित रूप से मैं करूंगा। श्याम जाजू जी ने बड़ी बेबाकी से अपने सारे जवाब दिए और उनको उम्मीद है कि जो आगामी साल हैं और जिनमें चुनाव होने हैं उन सब में बीजेपी की पताका खिलेगी और कमल भी खिलेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी 2 राज्य जाजू जी के पास हैं, इनमें और इजाफा होगा और लगता है कि इनके जिस तरीके से काम करने के तरीके हैं उससे बीजेपी का जो आगे का रास्ता है और बेहतर और साफ होगा। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ बहुत वक्त लिया और आपने बहुत वक्त दिया, तमाम बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कड़ी में हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।